दोस्तों किसी ने क्या गजब की बात कही है कि जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको 3 कालक्रमों के अंदर बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमारी जो ये 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1, ये पूरी की पूरी जो किताब है, ये किताब आपके प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है। यानी कि इस बुक के अंदर जहाँ से आपके हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जहाँ से हिस्ट्री का उद्भव होता है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में एक समझ विकसित हो जाएगी और बिल्कुल जीरो लेवल से हिस्ट्री यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो 6th क्लास हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अंग्रेजी में बोले तो व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको सामान्य शब्दों में समझा देता हूँ। अगर हमें हमारे आसपास के अंदर कोई घटना होती है तो उस घटना की जानकारी हमें कैसे पता चलती है। जैसे मान लीजिए कल कोई घटना हुई है या परसों कोई घटना हुई है, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है, रेडियो न्यूज़ सुनते हैं तो उससे मिलती है, या हम समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि आज से 500 साल पहले की कोई जानकारी है, वो हमें कैसे प्राप्त होगी। या इतिहास के अंदर कोई घटना आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हुई थी, तो उसकी जानकारी हमें किस तरह से प्राप्त होती है, उसके बारे में है आज का हमारा ये चैप्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले एक सामान्य सा तथ्य बताया जा रहा है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यानी कि सामान्य तथ्य बताया जा रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाने का जो कार्य किया था, वो कार्य सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों वाले क्षेत्र के अंदर किया था। अब ये सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, इसको मैं आपको मैप के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारा भारत का नक्शा है, इसके अंदर ये यहाँ पर है, पास में एक पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के अंदर सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि मैप के अंदर भी जो चीज़ें हम अगर देखते हैं तो वो आसानी से हमें याद रहती है। तो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो सामान्यतः इस तथ्य के अंदर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के अंदर हुआ था, और आज से 8000 वर्ष पूर्व ये कार्य प्रारंभ किया था मनुष्य ने या स्त्री पुरुषों ने। उसके बाद आगे वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मगध महाजनपद के बारे में। मगध एक महाजनपद था। अब ये महाजनपद क्या थे, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे वाले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इन महाजनपदों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि कुल 16 महाजनपद थे। संख्या आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा आगे। तो देखिए, मगध एक महाजनपद था और ये महाजनपद वर्तमान में बिहार राज्य के अंदर स्थित है। बस यही ध्यान रखना है आपको अभी तक। उसके बाद आगे का जो पॉइंट बताया जा रहा है वो ये है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। यानी कि इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इस इंडस शब्द से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इस इंडस को कहा जाता है संस्कृत के अंदर सिंधु। ठीक है, सिंधु एक नदी थी। उसके बाद आगे वाला जो तथ्य बताया जा रहा है वो इस सिंधु नदी के ही संदर्भ में आ रहा है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी कि जो ईरानी और यूनानी लोग आए थे, ये विदेशी लोग थे। इन विदेशी लोगों ने सिंधु नदी के लिए हिंदोस अथवा इंदोस शब्दों का प्रयोग किया है। और उसके अलावा इस सिंधु नदी के
जो पूर्व के अंदर जो भी भूमि प्रदेश था उस भूमि प्रदेश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इसको भी मैं आपको मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सिंधु नदी के बारे में ज़्यादा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक जियोग्राफी का टॉपिक है। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो सिंधु नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए ये सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी के पूर्व के अंदर जो भी भूमि प्रदेश है, इस भूमि प्रदेश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ईरानियों और यूनानियों ने। फिलहाल बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। और सिंधु नदी के लिए इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था? हिंदोस अथवा इंदोस शब्दों का। उसके बाद आगे जो तथ्य आ रहा है वो ये है कि अंग्रेजी के अंदर पांडुलिपि के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से बना है। ठीक है, अब देखिए पांडुलिपियाँ क्या होती है, सबसे पहले आपको ये जानना है, क्योंकि हमारे किताब का जो चैप्टर का जो आज का जो नाम है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये पांडुलिपियाँ एक तरह से इतिहास को जानने का एक स्रोत ही था, यानी कि इन पांडुलिपियों पर कुछ लिखा जाता था। वहाँ पर प्राचीन समय के अंदर जो भी घटनाएं वगैरह होती थी या कुछ भी जानकारी लिखनी होती थी तो वो उस पर लिखी जाती थी। और वर्तमान के अंदर हमारे जो इतिहासकार लोग हैं उनको ये पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है, जिनसे हमें इतिहास को जानने में मदद प्राप्त होती है। और इस पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी के अंदर मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन शब्द मेन्यू से बनी हुई है। ठीक है, ये मेन्यू स्क्रिप्ट जो शब्द है ना, ये लैटिन एक भाषा होती है, उस लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से ये मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द बना है, और इस मेन्यू शब्द का अर्थ होता है हाथ है। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि ये पांडुलिपियाँ क्या होती है, लेकिन इन पांडुलिपियों को बनाया किससे जाता था या इन पांडुलिपियों को किस पर लिखा जाता था, उसके बारे में आपका आगे का जो तथ्य है वो बताया जा रहा है। देखिए, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले बूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर तैयार की जाती थी। यानी कि देखिए, एक तो ताड़पत्र जो होते थे, उसके अलावा जो हिमालय जो क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र के अंदर एक पेड़ उगता है, उस पेड़ का नाम है बूर्ज। उस बूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किए जाते थे विशेष तरह के। उन भोजपत्रों पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। अब उसके बाद आगे जो आपकी हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है पुरातत्वविद। अब ये पुरातत्वविद क्या है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों आदि का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति विशेष होता है, उसके लिए इस पुरातत्वविद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये पुरातत्वविद इन पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन क्यों करता है। देखिए, हमारे चैप्टर का क्या नाम था? क्या, कब, कहाँ और कैसे। और मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमें अगर कोई चीज़ जाननी हो कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 500 वर्ष पहले क्या हुआ, तो उसका पता हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका पता चलता है इन्हीं चीज़ों से। जो हमारे पुरातत्वविद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर किसी इमारत का अवशेष मिलता है तो उसकी वो खुदाई करते हैं। उन्हें कोई चित्र मिलता है तो उस चित्र को अध्ययन करते हैं वो सही ढंग से। उन्हें कोई मूर्तियाँ मिलती है तो उस मूर्तियों के ढंग को देख करके वहाँ की कला और संस्कृति थी कैसी थी उसका वो पता करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एक ऐसे माध्यम है जिन स्रोतों का प्रयोग करके ये पुरातत्वविद लोग इतिहास के बारे में, प्राचीन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का ये पता लगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आगे जो आपके हेडिंग आ रही है वो हेडिंग है इतिहासकार। अब ये इतिहासकार क्या है? देखिए, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को कहा जाता है इतिहासकार। अतीत यानी होता है पास्ट या भूतकाल। तो भूतकाल के अंदर जो भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का जो एक अध्ययन करता है, उस अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए इतिहासकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये इतिहासकार लोग क्या करते हैं कि जो अतीत के अंदर जो भी घटनाएं हुई थी वो घटनाएं सत्य थी या नहीं थी उसका वो पता लगाने का प्रयास करते हैं। इतिहास के अंदर किसी भी चीज़ को ऐसे ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि इतिहासकारों को एक ठोस प्रमाण देना पड़ता है। उसके बाद बहुत से इतिहासकार उस विषय पर या उस टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद किसी चीज़ को इतिहास के अंदर या हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये इतिहासकार लोग यही कार्य करते हैं, उस अतीत का अध्ययन करते हैं, जो भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के संबंध में प्रमाण एकत्रित करते हैं और उसको इतिहास के अंदर सम्मिलित करवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इतिहासकार, जो अतीत का अध्ययन करते हैं।
उसके बाद आगे के पॉइंट के अंदर आ रहा है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने ऊपर जाना था कि पांडुलिपियों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर के ऊपर जो भी कुछ लेख लिखे जाते थे प्राचीन समय के अंदर, उनको अभिलेख का नाम दिया गया है। कुछ राजा महाराजा होते थे, वो अपनी कोई विशेष घटना होती थी उनके संबंध में या उनके जीवन चरित्र के संबंध में, उनके राजकार्य के संबंध में, तो वो उन घटनाओं को पत्थरों के ऊपर खुदवाते थे, जिनको अभिलेख कहा जाता है। और इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से जो पुरातत्वविद या इतिहासकार जो लोग हैं वो इनका अध्ययन करते हैं और इतिहास के संबंध में जो घटनाएं हुई थी उनको पता लगाने का प्रयास करते हैं। और तीसरी बात आ रही है कि पुरातत्व से ज्ञात, पुरातत्व यानी कि खुदाई से जो भी हमें चीज़ें या जानकारियाँ मिलती है उनके लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जो भी जानकारी होती है, इन सब जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये इतिहास को जानने के स्रोत है। स्रोत कौन कौन से हैं? पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख हो गई, ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं। उसके बाद आगे के पॉइंट में बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। इस बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, और इस बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इस पॉइंट को और उससे पहले जो पॉइंट आया था उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, कई तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ मिलता है। देखिए, ये जो एडी है, ये एडी एनो डोमिनी नामक लैटिन शब्दों से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, और इस एनो डोमिनी को हिंदी में कहा जाता है ईसवी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने बीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। देखिए, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, इन दोनों को तिथियों के आगे लिखा जाता है, संक्षेप में जिसे एडी और बीसी कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, उस अंतर को आप समझिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बनाता हूँ। अब देखिए, अभी हमने जो पिछले वाले जो 2 पॉइंट पढ़े थे वो मैं आपको समझाता हूँ इस स्केल के माध्यम से। हमने क्या पढ़ा था? एक तो शब्द पढ़ा था एडी, ठीक है, और एक पढ़ा था बीसी। इस बीसी के लिए हिंदी में क्या शब्द प्रयोग होता है? ईसा पूर्व। और इस एडी के लिए शब्द प्रयोग होता है ईसवी। सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है? बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और इसकी है एनो डोमिनी। अब देखिए, वर्तमान में मैं अभी फ़िलहाल जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी चल रहा है 2019, और ये एक स्केल है, और इस स्केल में ये बीच का ये टाइम पीरियड है, ये रखा गया है 0 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, हम 2019 से पहले जाते हैं, 2019, 18, 17 ऐसे करते बैक करते करते एक टाइम आएगा यहाँ पे 0 शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस बैक से गिनती शुरू हो जाती है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, इस 0 के बाद में जो भी घटनाएं होती है ना, 1, 2, 3, 2000 से लेकर के 2019 तक, इन सब घटनाओं के लिए इस ईसवी शब्द लगता है इस डेट के पीछे, ठीक है। और इस 0 से पहले जो भी घटनाएं हुई थी उन सब घटनाओं के लिए इस ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग होता है। जैसे इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के माध्यम से, कि 322 ईसा पूर्व के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए, ये 0 से पहले की घटना है, तो यहाँ पर इसके लिए इस ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में अगर यहाँ पर 322 ईसा पूर्व लिख देंगे हिंदी के अंदर, और अंग्रेजी में लिख देंगे 322 बीसी। और वही घटना अगर कोई 2019 के अंदर होती है, तो 2019 के अंदर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए 2019 ईसवी, और अंग्रेजी में कोई लिखेगा तो 2019 एडी लिख देगा। तो इन तिथियों से पहले बीसी और एडी शब्दों का प्रयोग क्यों होता है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, आप बीसी और एडी की फुल फॉर्म को देखेंगे तो उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट। एडी की क्या होती है? एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के लिए बीसी शब्द का प्रयोग होता है। और जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था या उनके जन्म के बाद की जो भी घटनाएं होती है उसके लिए एडी शब्द का प्रयोग होता है। ईसा मसीह कौन थे आपको पता है? एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचलन किया था। तो जो विद्वान लोग हैं वो ईसा मसीह के जन्म मानते हैं 0 ईस्वी से, ठीक है, यहाँ से मानते हैं वो ईसा मसीह का जन्म। तो अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं हुई थी इतिहास के अंदर उन सब के लिए इस बीसी शब्द का
प्रयोग होता है हिंदी में, जिसे कहते हैं ईसा पूर्व। और फिर ईसा मसीह के जन्म हो गया 0 ईस्वी में मानना है, तो इनके जन्म के बाद में जो भी घटनाएं हुई उन सब घटनाओं के लिए इस एडी शब्द का प्रयोग किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, BC या AD क्या है। अब उसके बाद में देखिए एक और तथ्य आ रहा है आपके आगे। तो तथ्य ये है कि कभी कभी AD की जगह आपको CE तथा BC की जगह आपको BCE शब्द का प्रयोग किया हुआ भी मिलेगा। इस CE की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा और BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये एक सामान्य सी चीज़ है, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत रखिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आपको तो यही ध्यान रखना है कि BC और AD क्या है, क्योंकि उनका आपको पता होगा ना। तो आप देखिए, आप इतिहास के अंदर हम जो भी आगे वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उन सब टॉपिक्स के अंदर आपको ईस्वी, ईसा पूर्व इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा हर तिथि के सामने। तो दोस्तों इस तरह से था आज का हमारे ये 6th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको बनाकर उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके अलावा और कुछ भी नोट्स नहीं बनेंगे आपको, इनको आप लिख करके टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 6th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर के नोट्स की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 6th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है, और उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे आप कम टाइम के अंदर आपका रिवीजन होता रहेगा। और कंपटीशन के अंदर किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।